रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने पूर्व में एक वीडियो बनाया था कि बुद्ध मीन में नीच के क्यों, तो उस वीडियो में मैंने कुछ ज्योतिषीय शब्दों का प्रयोग किया जिसका आपको दर्शकों को ज्ञान होना संभव नहीं है। तो यह द्वितीय वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि उन शब्दों की व्याख्या करते हुए मैं बुद्ध की नीचता का कारण आपको समझा सकूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुद्ध की दो राशियां होती हैं, एक मिथुन और दूसरी कन्या। दोनों दो स्वाभाविक हैं, द्विस्वाभाविक राशि हैं। द्विस्वाभाविक मतलब राशियों को उनके स्वभाव पे, उनके अंदर विद्यमान तत्वों के आधार पर और उनमें उनके गुणों के आधार पर क्लासिफाई किया गया, वितरित किया गया है। तो वितरित करने में सबसे पहले उनके तत्व के आधार पर उनको वितरित किया गया। जिन राशियों में पृथ्वी तत्व की प्रधानता हुई उनको पृथ्वी तत्व कहा गया। जिन राशियों में अग्नि तत्व की प्रधानता रही उनको अग्नि तत्व कहा गया। जिन राशियों में वायु तत्व की प्रधानता रही उन्हें वायु तत्व में रखा गया। जिन राशियों में जल तत्व की प्रधानता रही उन्हें जल तत्व में रखा गया। उसी प्रकार से उनके स्वभाव के अनुसार उनमें विचार उनके परिवर्तनशील हैं तो उन्हें चर राशि में रखा गया, अपरिवर्तनशील हैं तो अचर राशि में रखा गया। थोड़ी दृढ़ता है और फिर कुछ समय के बाद परिवर्तनशील होते हैं तो उन्हें द्विस्वाभाविक राशि में रखा गया। इसी प्रकार से उन्हें स्त्री और पुरुष गुणों में विभाजित किया गया। जो जिनमें पुरुष गुणों की प्रधानता होती, जिन राशियों में उन्हें पुरुष अर्थात क्रूर माना गया, और जिनमें स्त्री गुणों की प्रधानता होती है उन्हें सौम्य अर्थात स्त्री प्रधान राशि कहा गया। अब आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से इन राशियों का वितरण किया गया हमारे महर्षि ऋषियों द्वारा। अब जाने कि बुद्ध की दो राशियां हैं, मिथुन और कन्या। दोनों द्विस्वाभाविक हैं और दोनों का दोनों में तत्वों की प्रधानता अलग अलग है। पहले मिथुन में वायु तत्व की प्रधानता है और यह पुरुष प्रधान राशि है अर्थात क्रूर राशि है। दूसरी द्विस्वाभाविक है और पृथ्वी तत्व की प्रधानता है और स्त्री सौम्य राशि है, स्त्री प्रधानता राशि है। इसी प्रकार से भगवान बृहस्पति की दो राशियां हैं, धनु और मीन। मीन भी द्विस्वाभाविक है और धनु भी द्विस्वाभाविक है। तो बुद्ध धनु में क्यों ना नीच के हुए, मीन में क्यों हुए? क्यों? क्योंकि धनु राशि में अग्नि प्रधान राशि है जो किसी न किसी को किसी दिशा में अग्रसित कर देती है, अर्थात व्यक्ति में ऊर्जा का संचार करके उससे निर्णय लेने के क्रोध द्वारा, साहस द्वारा उसको निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। और मीन राशि जल तत्व प्रधान राशि है जो पहले से ही कंफ्यूज राशि यानी द्विस्वाभाविक राशि। बुद्ध आकर के अगर मीन में आ जाएंगे तो जल भी दो स्वाभाविक है, ठंडा गर्म होता रहता है। उसी प्रकार से व्यक्ति निर्णय लेने में अक्षम हो जाएगा, जिससे कि व्यक्ति कोई निर्णय नहीं ले पाएगा जीवन में और उसे कोई सफलता प्राप्त और अवसर प्राप्त भी होंगे तो उसके हाथ से निकल जाएंगे। वो उसको अपने जीवन में आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। बुद्ध राशि दो स्वाभाविक है और धनु भी दो स्वाभाविक की दो राशियां कन्या और मिथुन, दोनों का स्वभाव द्विस्वाभाविक है। और एक जो मिथुन है वो वायु तत्व की प्रधानता है उसमें और कन्या में पृथ्वी तत्व की। चूंकि बुद्ध भी एक नपुंसक ग्रह है,
जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के हिसाब से वो फल देते हैं। शुभ के साथ बैठेंगे तो शुभ देंगे, अशुभ के साथ अशुभ। और अगर अकेले हैं तो वो किस राशि में बैठे हैं, मित्र में बैठे हैं तो मित्र अच्छा फल देंगे, और शत्रु की राशि में बैठे हैं अपने शत्रु राशि में तो अशुभ फल देंगे। इस प्रकार से बुध को मीन में ही क्यों नीच के हुए? क्योंकि व्यक्ति पहले से ही दुस्वाभाविक है, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता और जीवन में स्पष्टता की कमी है। तो स्पष्टता की कमी होने के कारण जब मीन जल तत्व प्रधान राशि है, तो जब कोई कंफ्यूज व्यक्ति, जल का स्वभाव भी द्विस्वभावी होता है, गर्म होना और ठंडा होना, शीतल होना और ठंडा, वो जिस परिस्थितियों के हिसाब से ढलता रहता है जल का स्वभाव। इसलिए और धनु जो राशि है बृहस्पति देवता की, वो अग्नि तत्व प्रधान है। अग्नि ऊर्जा का है, साहस का है और क्रोध का। अगर व्यक्ति को क्रोध आता है तो कोई ना कोई डिसीजन लेता ही, चाहे वो उसके हितकारी हो चाहे अहितकारी हो। तो इसलिए अगर बुध का संचरण धनु राशि में होता है तो वो नीच के नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि वो अग्नि तत्व की राशि है और वो किसी न किसी प्रकार से आप बुध की जो दुविधा रूपी त्रुटि है, जो दोष है, उसको दूर करके उनमें ऊर्जा देख करके कहीं ना कहीं किसी न किसी दिशा में उनको सक्रिय कर देता है। परंतु मीन राशि में वो भी गुरु प्रधान ही है, लेकिन वो उसका तत्व जल प्रधानता है, द्विस्वाभाविक राशि वो भी है। लेकिन जब जल प्रधानता होने के कारण और द्विस्वाभाविक होने के कारण मतलब सोने में सुहागा हो जाता है कि पहले से ही वो करेला नीम चढ़ा था, यानी कि बुध खुद स्वयं कंफ्यूज थे और वो मीन राशि में आकर के और कंफ्यूज हो गए, यानी कि निर्णय लेने की अस्पष्टता और गंभीर हो गई, जिससे कि वो जिस व्यक्ति के बुध नीच के हो जाते हैं वो व्यक्ति अपने जीवन में वाणी संबंधी कार्य तो कर ही नहीं पाता, और उसके पास ज्ञान होते हुए भी दुविधा में रहता है। जीवन में कोई निर्णय स्पष्ट रूप से नहीं ले पाता, निर्णय लेने में उसको हमेशा दुविधा होती है, और जिस कारण से उसके अवसर, जो जीवन में अवसर प्राप्त होते हैं, वो अवसर निकल जाते हैं। इसीलिए हमारे महान ऋषियों ने बुध को मीन में नीच का माना और धनु में नहीं। यह विश्लेषण मैं बहुत ही अध्ययन और रिसर्च के बाद बता रहा हूँ, क्योंकि पृथ्वी में दो प्रकार के रूल एग्जिस्ट करते हैं, और अगर आप गणित के अभ्यर्थी हैं या विद्यार्थी हैं तो आप जानते होंगे कि हर सवाल के लिए अलग अलग सूत्रों का प्रयोग होता है। प्रत्येक सवाल एक ही सूत्र से नहीं लागू होता। तो पृथ्वी में विषमता में आकर्षण का नियम है कि विषम लोगों में आकर्षण होता है, परंतु यह आकर्षण तभी तक विद्यमान रहता है जब तक दोनों का अस्तित्व हो। अर्थात विपरीत आकर्षण तभी है जब दोनों का अस्तित्व विद्यमान रहे। अगर किसी का अस्तित्व संकट में आ जाता है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो ग्रह हो, चाहे वो कोई तत्व हो, तो वो फिर मेल नहीं मिलता है। विपरीत में भी आकर्षण नहीं रहता है। उसी प्रकार से सम में भी कभी कभी आकर्षण होता है, परंतु आकर्षण कब तक विद्यमान रहेगा ये कहा नहीं जा सकता। प्रतिकर्षण कब तक विद्यमान रहेगा ये कहा नहीं जा सकता। आशा है आपको यह जानकारी रोचक और ज्ञानमयी लगी होगी। आपको अगर कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।